बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 मार्च और दिन है जुमेरात का। केपी में इस वक्त जो दहशत गर्दी हो रही है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो साबिक आर्मी चीफ पर डाल दी गई है। एक बहुत बड़ी गवाही सामने आई है और CIA चीफ की जानिब से एक ऐसा तहलका खेज बयान दिया गया है जिसने सारी की सारी जो हकीकत है वो खोल के रख दी है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। कल से जो लोग शादियाने बजा रहे हैं कि ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, अभी उनकी खुशियों को 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि ट्रंप ने इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के मुंह पर चपेड़ लगाई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी ये एक बड़ी गवाही है। ख्वाजा आसिफ साहब, ये कौन है? वज़ीर दिफा हैं और हर मरतबा यही होते हैं। इनका ये ज़रा बयान सुनिए, इन्होंने क्या दिया है। केपीके में जो टेररिज्म दहशत गर्दी बढ़ रही है, उसमें आप समझते हैं कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त का जो फैसला था तालिबान को यहाँ पर बसाने का, उसमें सिर्फ PTI ही इन्वॉल्व थी या उसमें जनरल बाजवा का भी कहीं किरदार था? जी बिल्कुल उनका किरदार था, बिल्कुल किरदार था। ये एक कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। ये असेंबली की कार्रवाई निकालें, मैं उस कार्रवाई में मौजूद था, पूरा हाउस था, तकरीबन दोनों हाउसेस के जो एक इज्तिमा था, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी तारीफें। को पूछे तो सही उनसे, फैज साहब तो अंदर हैं लेकिन बाजा साहब तो बाहर है ना। आप भी पूछे ना, आप सबसे बड़े पूछने वाले तो आप हैं। इनके पहले खुद किसके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली? साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGSI जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से तो इस चीज़ को डिनाई कर दिया गया है कि उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया था कि यहाँ पर जो तालिबान है वो बसाए जाएँ। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और फिर उसके बाद जो PDM हुकूमत थी, और चूँकि ये बाद में कुछ जो डिटेल्स थी वो सामने आई, उस टाइम पर ये जो फैसले थे वो कुछ हुए। और ख्वाजा आसिफ साहब किसके ऊपर सारी जिम्मेदारी जो है वो डाल रहे हैं। और फिर जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ही कह रहे हैं कि उनसे पूछें, चलें जनरल फैज़ हमीद तो गिरफ्तार हैं लेकिन जनरल बाजवा जो हैं वो तो गिरफ्तार नहीं हैं, तो उनसे पूछें आप। तो इनसे सवाल पूछा गया कि ये तो हुकूमत का काम है पूछना, तो उसके बाद आए बाएँ शाए फिर कहने लगे जी कि साफ़ी का काम होता है कि सवाल करें। भी साफ़ी ने तो सवाल कर दिया कि आप आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं साबिक आर्मी चीफ के ऊपर, यानी कि मतलब कितना ये बड़ा इल्ज़ाम है कि वो लेकर आए। और ज़ाहिर सी बात है जब वो तालिबान आकर बसे और फिर अभी KP की सूरत हाल आप देख रहे हैं, दहशत गर्दी जो है वो कहाँ पर जा रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आप अगर ये बात कर रहे हैं तो आप क्यों कोई जो एक्शन है वो फिर नहीं ले रहे, क्यों जो सवाल है वो नहीं पूछ रहे? आप हुकूमत है ना, आप वज़ीर दिफा हैं। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ये जो डेवलपमेंट है जी ये हुई है। फिर इसी तरह से जी जो कमांडो या जो दहशत गर्द है जिसे पाकिस्तान ने पकड़ कर कल अमरीका के हवाले किया, इसके हवाले से भी कुछ तहलका खेज जो इंकशाफात हैं जी वो सामने आए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको भी बताता चलूँ कि शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं वो भी साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के हवाले से ये कह चुकी हैं कि कोई स्वात हाउस KP में उन्होंने कुछ लोग भेजे और वहाँ पर जाकर कहा जी कि किसी से मुलाकात उन्होंने की, मैं जहन में नाम नहीं आ रहा, और उनसे कहा जी कि तालिबानों को बसाना पड़ेगा 3 साल के लिए, वरना इमरान खान को ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सारा कुछ किया जा रहा है क्या फिर इमरान खान साहब को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त किसी एक सूबे अगर KP की बात करें तो वहाँ से इमरान खान को ये चाह कर भी नहीं मिटा पा रहे। पंजाब में तो फॉर्म 47 बना लिए ना उन्होंने, लेकिन KP में ये काम भी इनसे नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं जी। जो इन्होंने कल जो दहशत गर्द है वो हवाले किया। अच्छा, इस पर जी बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि ट्रंप ने शुक्रिया अदा कर दिया है, लेकिन ये खुशियाँ 24 घंटे भी इनकी नहीं रह पाई हैं। क्यों? 2 इसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। एक तो ये जी कि अफ़गानिस्तान से ये बयान आया है कि जो पाकिस्तान ने ये बंदा हवाले किया है अमेरिका के, इसका मतलब ये है और ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तान में ISIS जो है उसके ठिकाने मौजूद हैं। यानी ज़ाहिर सी बात है अगर वो बंदा यहाँ पर आकर छुपा हुआ था तो यहाँ पर उसका कोई ठिकाना होगा, तभी किसी ठिकाने पे वो छुपा हुआ था ना। तो फिर उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद CIA चीफ ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमें कोई टिप मिली या हमें इंफॉर्मेशन मिली या जिस तरीके से भी हमें पता चला तो हमने कहा आगे पाकिस्तान को, और फिर उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद हमें जो है वो ये बंदा जो है वो दिया गया। तो ये तो उल्टा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की जो मुकदमा है वो ख़राब हो रहा है। अब आप ये चीज़ सोचें
کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا اور شکریہ ادا کیا گیا، تو اگر واقعی اس کا وہی تناظر ہوتا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنے کے، اس کے ساتھ ایک جو تاثر بن رہا ہے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے، تاکہ اس کا جو دست شفقت ہے وہ سروں پر رہے، اور یہاں پر جو ہماری رجیم ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں بائیڈن نظامیہ کی طرح اس جس طرح وہ سپورٹ کر رہی تھی یہ بھی ہمیں سپورٹ کرے، اور یہ سب ایسے ہی چلتا رہے اور عمران خان باہر نہ آئے، تو آخر کیوں پاکستان کی طرف سے اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ نہیں کی گئی؟ یا آپ نے اریسٹ کیا تھا تو آپ اناؤنس کر دیتے کہ اتنا بڑا یہ ہے، اس کو ہم نے اریسٹ کیا کر دیا اور امریکہ کے حوالے کر دیا، یہاں سے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ نہیں ہوئی ہے، وہاں سے ٹرمپ کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ پھر ایک اور سوال بھی اس وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کس قانون کے تحت اس شخص کو امریکہ کے جو حوالے ہے وہ کیا گیا؟ ہمت اللہ جان صاحب ہیں جی، سینئر جرنلسٹ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کوئٹہ اور ورجینیا کی عدالت میں فرق، اس کو کہتے ہیں امریکی قانون کی بالادستی۔ امریکہ نے ایک افغان شہری جو پاکستان میں پکڑا گیا تھا اسے ہزاروں میل دور دوسرے ملک سے لا کر امریکی عدالت کے سامنے پیش کر دیا، اور ایک ہم ہے کہ پاکستان سے پکڑا گیا وہی ملزم چند کلومیٹر پر قائم اپنی عدالت میں پیش کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ چوری شدہ مینڈیٹ کیا کیا کام کرواتا ہے؟ دوسرے ملکوں میں مطلوب ملزمان کی حوالگی سے متعلق پاکستانی قانون اور یہ جی ایکٹ 1972 کے تحت کسی بھی گرفتار ایسے مطلوب شخص کو پاکستانی یا غیر پاکستانی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں دوسرے ملک کی تحریری درخواست و شواہد کے جائزے کے بعد اس شخص کو دوسرے ملک کے حوالے کیے جانے یا نہ کیے جانے کا فیصلہ دیا جاتا ہے، جس کے خلاف اپیل کا حق بھی ہوتا ہے۔ کیا پاکستان، آگے اور بھی مزید ڈیٹیل لکھتے ہیں، پھر آخر میں سوال کرتے ہیں کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی صورتحال ہے کہ کس قانون کی، اس کو کہاں پر پیش کیا گیا، کوئی اس کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ نہیں آئی۔ پھر دیکھیں نا کیوں پاکستان کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ ہم نے اس کو گرفتار کر کے اور جو ہے وہ دیا ہے، کیوں ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے؟ تو یہ جی دوسری ایک ڈیولپمنٹ تھی آپ سے جو شیئر کرنی تھی۔ آگے چلتے ہوئے جی امریکہ نے ایک بڑی پابندی جو ہے وہ اس کا امکان ہے پاکستان کے اوپر لگنے کا۔ ٹرمپ انتظامیہ افغانوں اور پاکستانیوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا سکتا ہے، یعنی کہ اب یہ جو ایک تھیوری چل رہی ہے نا کہ دہشت گردی ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں امریکہ پیسے دے اور ہم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں اور پھر دست شفقت رہے اور رجیم اسی طریقے سے کنٹینیو رہے، اس کا ایک نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ افغانستان سے بھی بیان آ رہا ہے، اور پھر جب ٹرمپ ادھر کا رخ کرے گا نا تو مطلب ہے کہ ساری چیزیں کس کی اگینسٹ جا رہی ہیں، کس کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، مطلب یہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ نے دے دیا اسامہ بن لادن جو ہے وہ یہاں سے ملا، تو یہ کس کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہرحال اب کیا جی ٹرمپ نے کیا، مطلب ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا اور بڑے خوش ہو رہے تھے، ٹرمپ انتظامیہ افغانوں اور پاکستانیوں کے امریکی داخلے پر پابندی لگا سکتا ہے۔ راؤٹرز معاملے سے واقف 3 ذرائع نے خبر رساں ایجنسی راؤٹرز کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اگلے ہفتے افغان اور پاکستان کے لوگوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا سکتی ہے۔ یہ نئی سفری پابندی 5 ممالک کی سلامتی اور جانچ کے خطرات کے بارے میں حکومتی جائزے کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہے۔ تینوں ذرائع نے جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کی کہا کہ دیگر ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں معلوم کہ کون سے ہیں۔ یہ اقدام ریپبلکن صدر کی 7 اکثریتی مسلم ممالک سے آنے والے مسافروں پر پہلی مدت کی پابندی کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک ایسی پالیسی جو 2018 میں سپریم کورٹ کی طرف سے برقرار رکھنے سے پہلے کئی بار بحث کے مراحل سے گزری تھی۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد ڈیموکریٹ سابق صدر جو بائیڈن نے 21 میں پابندی کو منسوخ کرتے ہوئے اسے ہمارے قومی ضمیر پر داغ قرار دیا تھا، اور ٹرمپ جو ہے وہ اب یہ دوبارہ پابندی لگانے جا رہا ہے، اس بات کا امکان ہے۔ کس پر؟ پاکستان اور افغانوں پر۔ چلے افغانوں کو چھوڑیں تو پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو آپ تو خوش ہو رہے تھے جی کہ ہم تو ساتھ مل کر چل رہے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں، اور دیکھیں وہ ٹرمپ نے کسی کو بھی تھینک یو نہیں کیا اور ٹرمپ جو ہے وہ ہمیں تھینک یو کر رہا ہے، اور ٹرمپ کیا خاک تھینک یو کر رہا ہے، یہاں پر آپ کا جو پابندیاں ہیں وہ لگنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عمر ایوب صاحب ہیں جی، ان کا بھی ایک بیان ہے بڑا امپورٹنٹ، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جی۔ پہلے ان کا بیان سنیں پھر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ نشانہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ، میں پھر پریس کانفرنس میں بھی بات کی، ٹویٹ بھی کی، اس وقت انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایک کڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مسلح فوج کے بہادر نوجوان اور بہادر ہمارے ینگ افسر شہید ہو رہے ہیں وہ فالٹی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا سارا دھیان
वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को दीवार के साथ लगाने का है। मीडिया के गले पे छुरी फेरी गई है टीका एक्ट के जरिए, डिजिटल पाकिस्तान के जरिए। लिहाजा ऊपर से शुरू होना चाहिए। दहशतगर्द को हम लोग कंडेम करते हैं कि तो ये जी उमर अयूब साहब हैं, ये कह रहे हैं कि जब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ़ होंगे तो फिर जो आपका अपना काम है उसमें नाकामी होगी, और हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं। इस सारे मामले की जो तहकीकात हैं वो होनी चाहिए। तो उमर अयूब साहब जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। ये एक और सदीक जान साहब ने ट्वीट किया इस वक्त की सूरत हाल के ऊपर, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सिर्फ कल के दिन में बनू वाक़या हुआ, गवादर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पाक अफ़गान बार्डर पर फायरिंग हुई, तुरखम तिजारती गुजरगाह 11 रोज़ से बंद है, पाक अफ़गान तुरखम बार्डर बंद होने से योमिया $30 लाख का नुकसान हो रहा है। दिया मीर चलास में 16 रोज़ से धरना जारी, लेकिन वफाकी हुकूमत का कोई अहम हंगामी इजलास नहीं हुआ क्योंकि इनकी तरजीहात में ये सब कुछ शामिल ही नहीं है। तो ये चुनतखिब हुकूमत है, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता तो फिर आप इसी किस्म की चीज़ें करते हैं। तो ये सारे इशारे बता रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तबाही की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। उनकी तरजीहात क्या हैं ये भी सुने। वजारतें बांटना, अभी कितने इन्होंने कोई दर्जन के करीब जो नए वज़ीर मशीर हैं वो इन्होंने लगाए हैं, परवेज़ खट्टक को भी लगा दिया है। मीडिया में अरबों के इश्तिहार बांटना, जो कि मरीम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, कारकर्दगी क्या है कुछ पता नहीं, बल्कि वो एक मेरे नज़र से गुजर रही थी एक ख़बर कि जो एक ग्रीन लाइन इन्होंने बनाई थी जिसका पेंट जो है वो एक ही बारिश में सारा उतर गया था, और उस लाइन में मोटरसाइकिल को कहा गया था जी कि इसको चलाया जाए ताकि हादसात में कमी हो सके। हादसात में कमी का 30% हादसात बढ़ गए हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी है। इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करना, आप देखें इमरान खान के हवाले से कहते हैं जी उनको पता नहीं कान में क्या हो गया, हो सकता है कि वो जो है वो मज़ीद फैल जाए। और जब अलीमा खान साहब बाहर आई तो उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब तो इस खबर के ऊपर हंसे, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और वो बिल्कुल सेहतमंद है। क्या है जी इस तरह की खबरें फैलाना और फिर कहना जी कि देखें जी इमरान खान जो है वो टूट रहा है। अदालतों को फ़तह करना, आज एक जज साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने लिखा है जी कि ज़ाती वजूहात क्या हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई दबाव आ रहा होगा तो उन्होंने ये बेहतर समझा होगा कि बजाय इसके कि दबाव कबूल करें इस्तीफ़ा ही दे दें, क्योंकि इस वक्त इतना घुटन ज़दा माहौल है अदालतों में जो है वो, मतलब है कि जजिस का ये हाल है कि वो ही इस सिस्टम में रहना नहीं चाह रहे। फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी आज एक जो है वो ख़त लिखा है और कहा है जी कि नए जजिस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, कि नए जजिस के साथ जो कुछ अमला वगैरह आया है उनके हवाले से ये चीज़ सामने है जी कि वो लोगों से पैसे ले रहे हैं और केसेस मुकर्रर कर रहे हैं इस किस्म का, तो इसके ऊपर तहकीकात कीजिए। तो ये आपका अदालती सिस्टम है। मतलब अब ये ख़बरें भी सुनना बाकी रह गई थी। अवाम की आवाज़ दबाना, मीडिया की जो आवाज़ दबाई गई है, जो पीका लगाया गया है और अवाम को जो है वो निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या बनेगा हमारे मुल्क का। अच्छा, जो जस्टिस बाबर सत्तार वाला मामला वो भी मैं आपके सामने रख दूँ कि क्या एग्जैक्ट खबर है। जजिस तबादले के बाद ट्रांसफ़र होकर साथ आए हुए स्टाफ की जानिब से रिश्वत वसूली की शिकायत सामने आ गई हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की हिदायत पर इनके सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को ख़त लिख दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते की फुटेज निकाल कर देख सकता है कि स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। तो ये जी हमारी अदालतों का हाल है। और ज़ाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें ही कंप्रोमाइज़ होंगी तो ऊपर से जब ये सिस्टम होगा तो फिर नीचे से जो स्टाफ है कैसे डरेगा। ये भी कहेगा ना कि बस जी ऊपर से सारा इस तरह से हम भी अपनी जो दिहाड़ी हैं वो लगाएं, और जो बेचारे मजबूर लोग अदालतों में इस उम्मीद से जा रहे हैं कि हमें कोई इंसाफ मिलेगा, उन्हें वहाँ पर भी जो रिश्वत है वो देनी पड़ रही है। और फिर उसके बाद ख़ुदकुशियों की भी जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं लाहौर हाई कोर्ट में जी कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, तारीख़ों पे तारीखें डाल रही थी, तो उन्होंने उधर ही अदालत के अहाते के अंदर जो ख़ुदकुशी है वो कर ली है। और फिर उसके बाद अच्छा ये भी देखें कि उसके बाद उस मामले के ऊपर तहकीकात की गई, और तहकीकात किस चीज़ के ऊपर जी कि अदालती अहाते के अंदर इन्होंने क्यों कर ली, बजाय इसके जी कि आप उनके केस को देखते और देखते कि केस क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, क्यों उस पर डेट्स पड़ रही हैं, उसका कोई फ़ैसला सुना दिया जाता, उनके मरने के बाद ही सुना दिया जाता। क्या किया जी, तहकीकात की गई, अदालती अहाते के अंदर वो कैसे सब कुछ हो गया, अदालती अहाते के बाहर बेशक सब कुछ होता रहे। यानी कि ये जो है वो हमारी अदलिया का इस वक्त हाल हो गया है। तो बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। मायूस कुन चीज़ें हैं सारी, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान भी तो मायूस नहीं है, वो भी डट कर खड़े हुए हैं और आवाम भी उनके साथ डट कर खड़ी रहे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।